क्या हुआ? सर के जूते बोल रही सर। फोटो खींचिए इसका। मैं तो खींच ली। तुम खींच ली ना, डाल दो ग्रुप में। ग्रुप वाली वो है। ग्रुप वाली क्या होता है? परमानेंट है क्या? पैसा देते हैं क्या सर फोटो डालने का? फोटो डालने ना सर, फोटो तो सारी खींचते हैं, डालने का पैसा डालते हैं। वो तो सर भी डाल सकते हैं। ज्ञानी लोग। ऐसा तो फिर अभी ना डाल देगा। हमें भी दो। कल से सब बोल जाएंगे उनको भी। सर देखिएगा। सर सब दिख रहा है, अभी अच्छे से आप करिए। सर बैकग्राउंड बहुत गंदा हो गया, साफ करा करिए उसको। हाँ संडे को बुलवाते हैं। तुम्हें को बुलाएंगे। मेरे को नहीं आना। ओछा लेके आना है ना। सुबह संडे को कोचिंग ना मेरे घर वाला भाई को दिक्कत गंदा नहीं दिखता, आपका दिख रहा है। पढ़ती ना होगी ना, करना पड़ता है बेटा। हाँ तो सही तो एक साल रखा है, उस पर लिखना नहीं पड़ता है। मैं कभी कभी डालती हूँ। वही वाला मानो क्या बोल रहे हैं। मैंने एक सूट खरीदा था, आज तक खराब नहीं हुआ। 15 साल से चल रहा है। जब पाइलोगे तब ना खराब होएगा यार। कौन बोल रहा है? मैंने कोई बोल रहा कौन बोल रहा है? आपकी भी आंटी जी, आंटी जी। देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत हंसती थी, अब तो कम हो गई। मेथड ऑफ डिसोल्यूशन। ध्यान दो। चलो क्या सर? कहाँ बोले, क्या बोले? मेथड ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन वाला चैप्टर ओपन करोगे, उसमें सेकंड पीस, ठीक है ना। इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें से बीच से क्वेश्चन उठाता है, ठीक है ना। पूरा नहीं आता, पूरे में एक क्वेश्चन आता है जो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन है जो मैक्सिमम चांसेस होते आ जाएगा। दूसरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म साफ साफ बुक में बना हुआ है, उसी के बगल वाले पेज में। थोड़ा आप घुमाओ, मुंडी तो घूम लेते। नेक्स्ट जो अब ये पॉइंट समझा रहा हूँ, मेथड ऑफ डिसोल्यूशन, इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो 2 नंबर का आता है। क्वेश्चन है बड़ा लंबा लिखा हुआ, और 2 नंबर का बीच का कहां से उठा लेगा नहीं मालूम, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन है इसमें जो दिया हुआ है सेक्शन 40 लिखा है, सेक्शन 41, सेक्शन 42, सेक्शन 43 लिखा है, 41 भी था, मैं बोला नहीं। ठीक। 40 से लेकर 43 तक। तो दिमाग में ये रखना है आपको, जो वो ऐसा नहीं आएगा कि इसी चैप्टर से 3 ऑब्जेक्टिव आ जाए, ठीक है ना। डिसोल्यूशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया, डिसोल्यूशन 8 मार्क्स का, कि डिसोल्यूशन में इस ऐसा अगर डिसोल्यूशन हुआ तो कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग होगा, तो उसमें लिखा होगा 40, 50, 60, 41। आपके दिमाग में अगर 40 वाला एक ही आइटम मिला तब तो बड़ा आसान है, 40, 41, 42, 43 एक ही मिला तब तो आसान है, तो आप सीधे पकड़ लोगे भाई 40, 42, 43 में से कोई ना कोई होगा। लेकिन मान लो 40, 40, 42, 43 यही चारों ऑप्शन, तब तो हो गया काम। नहीं समझ आया आपका, वो ने माफी नहीं समझ में आया? फिर से बोलो। चीज देखो इसमें आएगा एक ही क्वेश्चन, में आया, हमें भी आया। देखो यहाँ आप चुप रहेगा। जैसे आया डिसोल्यूशन बाय कोर्ट अंडर सेक्शन, सर ढंग के तो लिखिए, ऑर्डर लिखे अंडर की जगह, लिख गया लिखा अंडर सेक्शन डिसोल्यूशन बाय कोर्ट अंडर सेक्शन हमारे लिखा 40, 41, 42, 43। तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपको याद ही होना चाहिए एग्जैक्ट कि डिसोल्यूशन बाय कोर्ट किस सेक्शन के अकॉर्डिंग होता है। अब उस फॉर्मेट में देखो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट का क्या सेक्शन है, लिखा पढ़ो। 43
वो कह रहा सर अलग अलग नाम किया कर लेंगे। सेक्शन 44 है ना, 43 वो ऊपर वाले का है। ठीक है ना, 44 है। ये भी है। लेकिन अगर देखो मेरी बात समझो तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, आएगा तो एक ही ना, इस चैप्टर से क्वेश्चन तो एक ही आएगा ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव तो आने से रहे। अब बना दिया ना, आप बना दिए। अब बनाया ना, पहले तो बंद था। ठीक है, अब ध्यान दो, वही अगर इसी की जगह बन तो भी तब भी ना करते बच्चा। तब तो आसान है पकड़ना, क्यों? क्योंकि 40 की सीरीज में ही रिजोल्यूशन है, 40, 41, 42, 43, 44, 45। अरे यार करेक्ट। आपको क्या तैयार रखना है कि भैया हमको सारे सेक्शंस याद हों, हमको लॉयर नहीं बनना है। लेकिन नंबर चाहिए। और कुछ बताइए। लॉयर ना बनो लेकिन लायर बन जाए। लायर, व्हाट लायर? राइट। चलो मेथड ध्यान दो, मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ध्यान से मैं ना डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोल रहा हूँ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में पहला पॉइंट, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब पार्टनर्स ने पहले से लिख रखा है पार्टनरशिप डीड में कि हम लोग ये पार्टनरशिप 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए या पर्टिकुलर काम खत्म होने के बाद फर्म को बंद कर देंगे, तो दैट इज नोन एज डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। या पार्टनर्स आपस में बैठे, वो इस बात पे एग्री हुए कि एक रेजोल्यूशन पास करो। रेजोल्यूशन मतलब आपसी सहमत, सब मिल करके एग्री करो कि भाई अब ये दुकान इस तारीख से हम क्लोज कर, दैट इज नोन एज डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। अब बुक में क्या लिखा है, लेट्स सी, एज पार्टनरशिप comes into existence by an agreement among the partners. Similarly, it can also be an end by the agreement among the partners. पार्टनरशिप बनती कैसे है? एग्रीमेंट से। जब डीड बनती है तो डिसॉल्व भी कैसे हो सकती है? एग्रीमेंट के थ्रू, कि आपस में एग्री हो जाए कि भैया अब इस काम को हम लोग को कर देना चाहिए बंद। डन अंडर सेक्शन 40। ठीक, 40 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी बाय एग्रीमेंट। ठीक, सेकेंड कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी मतलब अगर इनमें से ये 3 घटनाएं घट गई, आगे लिखी है, ये 3 घटना अगर घटी तो अपने आप क्या हो जाएगा? फॉर क्लोज। पहला क्या लिखा था अंडर सेक्शन 40। अपने आप कर लेते हैं। ठीक, पंखा नहीं है बेटा तभी है। कंपलसरी पहली कंडीशन क्या लिखी, पढ़ो। कंडीशन नंबर 1, पहली कंडीशन है सबका दिवाला निकल जाए या किसी एक का दिवाला निकल जाए। इंसॉल्वेंसी मतलब क्या होता है? उसका घर बार दुकानदार सब बिक जाना, उसका रोड पे आ जाना, शुद्ध भाषा में बोलो जगह में आ जाना, है ना। अगर सारे पार्टनर डिसॉल्व हो जाए यानी इंसॉल्वेंट हो जाए या कोई एक इंसॉल्वेंट हो जाए तो फर्म क्या होगी? अपने आप बंद हो जाए। कंपलसरी है, उसको बंद होना ही पड़ेगा, बंद हो जा। ठीक, सेकंड इलीगल काम करते हो। चलिए हमें बताइए ना, ये देवी इलीगल स्पेलिंग करो तो सर, कौन सिखाया? डबल है बना दो। समझ नहीं आता क्या एक बार में? अरे बैरी है तो सुना दे अच्छे से। गाने मेरे पास, लेकिन करूंगी, मेरा मन मत करो, कराएंगे मेरा ना मन। चल के। सर मेरे को लगा आपको बोली, मैं ठीक सर को बोल रही है। बिजनेस इलीगल डिक्लेयर हो गया। मान लो कोई ऐसी एक्टिविटी आप बिजनेस में कर रहे हो जो कि कोर्ट से बैन या एज पर द लॉ नहीं है, तो आप बिजनेस को क्या करोगे? ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? पार्टनरशिप इलीगल डिक्लेयर हो जाए। बता रहा हूँ। क्या हुआ? सर ये पास
हाँ, अगर कोई पार्टनर ऐसी एक्टिविटी में पाया जाता है जो कि इनलीगल है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम दोनों पार्टनरशिप कर रहे हो, ठीक? कोई एक बंदा जो है बंदूक बेचते पकड़ा गया, तो कौन? ये देखिए बात भी तो कर क्या रहा है। बंदूक बेचने का आपका लाइसेंस है आपके पास? नहीं, तो इनलीगल एक्टिविटी में पाया गया, सर पुलिस से पहचान होगी। या फिर वो इनलीगल पे इनलीगल काम में ठोक, लीगल इनलीगल जो है हो जाएगा ना, लीगल हो जाएगा। वो अलग मैटर है ना, ये आउट ऑफ द कोर्ट आप क्या सेटलमेंट करो। अगर पकड़े गए तो शुरुआत मिलेगी तब तक ना। हाँ बताइए। अगर आप या कोई पार्टनर इनलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व मिला, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई 4 लोग मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं, एक पार्टनर ऐसा है उसमें से जो कि डकैतों से लूटा हुआ सोना लेके बेचता है, ये ना करता। अब वो पकड़ा गया, तो ऐसे केस में क्या होगा, वो पूरी की पूरी बिजनेस और 977 सर ये संभालेगा ना। 041 तो ये 3 केसेस क्या है 326 जब वो अपने आप बंद हो गई, कंपल्सरी। बंद हो जाती है, अगर इनमें से कुछ भी हुआ जादू चलेगा। तो दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। फिर अपने आप कैसे बंद होगी वो? तुम जाओगे ना बंद कोई तो जाएगा ताला लगाने, लेकिन ताला कंपल्सरी नहीं लगेगा, ये बोलिए ना। ठीक है। थर्ड क्या है, हैपनिंग ऑफ सर्टेन, ये हमको राम से पढ़ाया लेकिन याद ही नहीं है क्या पढ़ा दिए। सुना ही नहीं था। अगर इनमें से कोई दुर्घटना घट जाए, ये क्या है कंपल्सरी, क्या हुआ, इंसॉल्वेंट हो जाना, बिजनेस इनलीगल हो गया, कोई पार्टनर इनलीगल हो गया, ठीक। तो 2 ही वर्ड है इसमें इंपॉर्टेंट, इंसॉल्वेंट, इनलीगल। सर इंसॉल्वेंट के बगल में दीवारा लिखी है ना, दीवारा नहीं दीवारा। सर्टेन इवेंट का मतलब कोई ऐसी घटना जो इसमें लिखी हुई है 4, अगर ये घट गई तो भी बिजनेस बंद हो जाएगा। नंबर 1 कोई मर गया, टाइम, बिजनेस बैक लग गई, टाइम ओवर हो गया। फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस किया था, पार्टनरशिप की थी, ये दुकान खोली थी कि हम 5 साल तक ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक 5 साल तक बिजनेस करेंगे साथ, और वो टाइम खत्म हो गया तो फर्म अपने आप क्लोज। या तो आप क्या करिए, साथ में फिर से बैठिए और इस टाइम को एक्सटेंड कराइए, बातें नहीं करो। आपने फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन का काम का बिजनेस आपने चालू किया, रोड का ठेका लेने का काम चालू किया, आपने डिसाइड किया कि 4 लोग मिलकर के हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, 5 साल तक साथ में बिजनेस करेंगे। 5 साल कंप्लीट हुआ तो फर्म अपने आप वो पार्टनरशिप या फर्म क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्या था, टाइम बाउंड खत्म। हाँ, बचा सकते हैं क्या, कैसे, 5 साल पूरा होने से पहले वापस वो लोग बैठे, एग्रीमेंट करें, टाइम बढ़ा लें, 5 साल को 7 साल 10 साल वापस चेंज करें। जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि हिंदुस्तान में जो रिजर्वेशन है, जिसको आरक्षण बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब पे, वो 10 साल के लिए आया था, 10 ईयर, यानी 10 साल बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाने वाला था, खत्म, कि 10 साल तक हमको SC ST OBC को स्कॉलरशिप देनी है, 10 साल तक हमको SC ST OBC को गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस देना है। आफ्टर 10 ईयर क्लोज एज पर द लॉ। तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन क्या था कि 10 साल में खत्म। लेकिन हुआ क्या, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी को वहां पे सब लोकसभा में, पार्लियामेंट में, उन्होंने उसका डेट खत्म होने से पहले सारे लोगों ने मिलकर बैठ के डिसीजन लिया, उस पर वोटिंग की, 51% से ज्यादा वोट पड़े कि इसको 10 साल और बढ़ा दिया जाए, और ये पिछले 7 बार से हो रहा है, यानी 70 साल से 10-10 साल बढ़ रहा है। बात समझ में आई? सही है, अब अपना सवाल था कि सही है। चलो वो बात मुद्दे पे खत्म करें। तो दिस इज नोन एज टाइम। अगर जिस टाइम का एग्रीमेंट है, अगर वो एग्रीमेंट खत्म हो जाता है तो फर्म क्लोज, उसको क्या बोलेंगे, हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। इवेंट क्या है, टाइमिंग। सेकंड इवेंट क्या था, देखो, स्पेसिफिक वर्क, टाइम तो गुजर रहा है, यानी आपने पार्टनरशिप की किस लिए, कि भाई हम एक पर्टिकुलर काम है, उस काम को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद काम खत्म, अपने अपने रास्ते।
ये टाइम 5 साल बाद बिजनेस बंद, 5 साल तक बिजनेस करेंगे साथ में। अच्छा मतलब काम जब खत्म हुआ तब होगा। और यहाँ पे वर्क खत्म हुआ चाहे 5 साल की जगह 3 साल में खत्म हो जाए, वर्क खत्म काम खत्म। ये पार्टनरशिप, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी दिवाली आ रही है ना, दिवाली में पटाखे का लाइसेंस किसी और के पास होगा लेकिन दुकान कोई और लगा रहा होगा। क्यों? जिसके पास लाइसेंस है उस पर्सन के पास मनी नहीं है कि वो पटाखे का स्टॉक करके मार्केट पे बेच सके लार्ज क्वांटिटी। ऐसे केस में क्या होगा, जिसके पास पैसा है वो क्या कर लेता है, लिमिटेड वर्क के लिए इस दिवाली आपका लाइसेंस मैं यूज करूंगा, आपको इतना पैसा, इतने % कमीशन दूंगा सेल्स का, या आपको मैं 20,000 रुपये दूंगा या आपको मैं 50,000 रुपये दूंगा। उसका लाइसेंस उसने एक कब तक के लिए रखा, काम खत्म होने तक, यानी छोटी दीपावली तक, जब तक पटाखा बिकेगा। सर आपने पीछे आए इवेंट मतलब एक पर्टिकुलर काम, उस बीच में क्या हुआ, ओवर कंप्लीट हुआ और लाइसेंस वापस चेंज, अपना लाइसेंस ले जाए। ये वर्क की पार्टनरशिप होती है कि काम खत्म, अपने अपने रास्ते, पार्टनरशिप क्लोज। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, डेथ। अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर की डेथ हो गई तो भी फर्म क्लोज हो जाएगी। देखो इन सारे केसेस में बचाने के चांसेस हैं सर, लेकिन अगर मरेगी तो बाकी पार्टनर जैसे डेथ हो गया तो क्या है, एक सडन इवेंट हुआ, घटना घटी, फर्म को बंद कर देना चाहिए, बट इट इज नॉट कंपल्सरी। कंपल्सरी कैटेगरी में इसको नहीं रखा, यानी चांसेस हैं कि आप उसकी जगह किसी और को पार्टनर बना के फर्म को कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन डेथ होने पर बंद होने का रास्ता ओपन रहता है, चाहे तो बंद कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इंसॉल्वेंट। यानी इसमें भी वही चीज आ रही जो यहाँ है, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो भी फर्म को क्लोज किया जा सकता है। क्या बोलो, हिंदी बड़ा कठिन शब्द है, इंग्लिश ये कह सकते हो कि उसके इंसॉल्वेंट होने की संभावना है, इतनी अच्छा वर्ड को कठिन बोलना यही है ना, इंसॉल्वेंट करेंगे एडजस्टिकेटेड संभावना। हाँ बोल भी सकते हो, और एग्जैक्ट वर्ड नहीं दूंगा, बाद में बोल लेंगे। सर हो गया, अभी लिख लेना, बाद में देखा जाएगा। भावना का संभावना, सद्भावना, रिजोल्यूशन बाय नोटिस। सर किसी ने पानी नहीं दिया, अभी तक थोड़ा इसको पढ़ने होंगे, अभी पानी नहीं पिएगी क्योंकि किसी बुक पर जा चुकी है। नोटिस, कोई भी एक पार्टनर या सारे पार्टनर मिलकर एक नोटिस निकाल सकते हैं कि भैया अब हम दुकान नहीं चलाना चाहते हैं, अब आपका जिसकी उधारी हो अपनी उधारी वसूल करो, और जिसको पैसा देना है पैसा दो, हम आगे से बिजनेस नहीं देना ना दो, बिजनेस क्लोज हो रहा है। इस डेट तक हम आपसे पहले, आप देखो जब आप बिजनेस बंद कर रहे होते हो ना तो ऑटोमेटिकली आप पहले जितने से लेना है रिकवरी कर चुके हो, देने वाले में नहीं सोचते हो, तो आप क्या नोटिस निकालते हो कि ये दुकान से इस तारीख को बंद होने वाली है, जिनकी भी उधारी है वो आकर इस तारीख तक अपना क्लियर कर लें, इसके बाद हमारी या किसी भी पार्टनर की कोई जवाबदेही नहीं होगी क्योंकि पार्टनरशिप क्लोज। दैट इज नोन एज डिसोल्यूशन बाय नोटिस। पता चले एक दिन पहले नोटिस दे, उसका भी नियम है 21 दिन बैठना पड़ेगा दुकान में, उसको देने ही पड़ेगा। सर सेक्शन तो लिखते, ऐसा लिख रहे हैं
डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट आ गया। कौन सा? पहनने वाला नहीं, कोर्ट नहीं, कोर्ट। कोर्ट। तो कोर्ट कब कब किन कंडीशन में फर्म में ताला लगा सकता है, ठीक है ना, ध्यान से समझना। इसी में से पॉइंट आता है। एक तो कंपलसरी में से, तो कंपलसरी का क्या है, इलीगल, इंसॉल्वेंट, इलीगल बिजनेस, इलीगल पार्टनर, इलीगल बिजनेस और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। कोर्ट में 6 केसेस है। नंबर 1 देखो, 7 लिखे हैं। नंबर 1 कौन भेजा है पानी पिलाने? पागल क्यों? हाँ सर, यहाँ पागल पर क्यों? पागल देखो क्या लिखा, पढ़ो। हमने insanity of a partner when a partner has become of unsound mind and a well-insanity vision of the firm. ये सब याद नहीं होगा, पर ये सब याद रहेगा। सर यही लिख के आएंगे, यही लिख के आएंगे, अनसाउंड में लिख के आएंगे, पागल आएंगे। अच्छा क्या यानी किसी बंदे का पूरी माला डिस्टर्ब हो गया पार्टनर का, तो कोर्ट चाहे इसमें से फिर उसको निकालना भगवान क्यों मत कर रही है? देखो रीजन ये है कि कोर्ट ये जस्टिफाइड ग्राउंड देखती है कि उसके जाने से या उसको हम हटा देते हैं, उस पर कोर्ट ये देखिए कंपलसरी नहीं है, ध्यान रखना। कंपलसरी इन्हीं केस में होगा। कंपलसरी होना या होना, दोनों में अंतर है। होना या होना? कंपलसरी बंद होना वो अलग पॉइंट है। इसमें कोर्ट चाहे तो अनसाउंड माइंड के केस में क्या हो सकता है, कोर्ट उस बंदे को पार्टनरशिप से अलग करेगा, उसको किसी का केयर टेकर बनाएगा, उसका केयर टेकर किसी न किसी को बनाएगा, वो केयर टेकर फर्म के प्रॉफिट में से शेयर लेता रहेगा और उसका देखभाल करता रहेगा। बट कोर्ट चाहे तो डिसॉल्व कर सकता है। कोर्ट को ऐसा लगे कि बाकी के 2 पार्टनर्स के साथ गद्दारी करेंगे, इसके शेयर का प्रॉपर उसको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देंगे, तो कोर्ट चाहे तो बंद कर सकता है। लेकिन कोर्ट क्या देखेगा, अनसाउंड माइंड वाली कंडीशन, ठीक है ना। गोविंदा की एक मूवी थी जिसमें वो पागल हुआ था, अभी दे रही थी सब देख के, कौन सी? तो उसमें उसके साथ यही होता है। ये हर पिक्चर देख लेती है, हर हमेशा देखना ही आ रही है। तो उसके केयर टेकर बनते उसके चाचा चाची, ये ओल्ड देख कैसे? तो बाद में ओल्ड पिक्चर देख कहाँ से कूद जाता है, कोर्ट के ऊपर छत से कूद जाता है वो, गाड़ी में आता है। ठीक, तो ये है हम अभी जीनियस उस केस में कोर्ट चाहे तो डिसॉल्व करे या केयर टेकर बना दे, ठीक। सेकंड वो क्या है, परमानेंट इनकैपेबल। यानी परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई है, यानी परमानेंटली वो इनकैपेबल हो गया। भाई मान लो कोमा में चला गया या उसको दोनों हाथ नहीं है, अब वो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वॉइस चली गई, या जो रोल को वो पार्टनरशिप में प्ले करता है वो रोल करने के लायक अब वो नहीं है, या उसको परमानेंट बेड रेस्ट में बोल दिया डॉक्टर ने। ऐसे कंडीशन में कोर्ट अगर चाहे तो फर्म को डिसॉल्व कर सकता, ठीक। परमानेंट इनकैपेबिलिटी। थर्ड क्या है, यानी उसको कोर्ट किसी पार्टनर को कोर्ट से सजा हो गई। देखो कोर्ट में केस चलना अलग इशू है, केस चल रहा है तो बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर केस में उसको सजा हो गई, यानी फाइनल हो गया कि ये बंदा गिल्टी है, उसको सजा मिल गई, ऐसे केस में अगर कोर्ट चाहे तो बिजनेस बंद कर, क्योंकि वो ये सब कर सकता है कि यार जब ये बंदा गलत है तो संभावना है कि इसके बिजनेस में भी गड़बड़ हो रहा होगा, ठीक है ना। ऐसे केस में क्या वर्ड आ रहा है कि अगर उसको सजा हो गई, कोर्ट से फाइनल डिक्लेयर हो गया कि ये बंदे ने गुनाह
किया है इसको 10 साल की सजा होती है। देखो जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक लॉ है कि अगर किसी पॉलिटिशियन को सजा डिक्लेयर हो जाए तो वो 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ठीक है ना। लेकिन ये लॉ क्या है, सजा हो जाने पर अगर केस चल रहा है और बीच में 5 इलेक्शन आएंगे तो 5 इलेक्शन में लड़ सकते, लेकिन अगर सजा डिक्लेयर होगी तो फिर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ठीक है ना। ये अगर सजा हो गई है तो कोर्ट चाहे तो फर्म बंद कर सकता। सब जगह एक वर्ड में बोल रहा हूँ, कोर्ट चाहे तो, कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी कब है, केवल ये 3 कंडीशन, ठीक है ना, तो याद रखना। फोर्थ, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। इसको तोड़ने पे अगर पार्टनरशिप में किसी ने एग्रीमेंट को ब्रेक किया, ठीक है ना। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट मींस पार्टनरशिप में जो चीजें लिखी हैं, जो डीड में चीजें लिखी हैं, उन डीड में लिखी हुई चीजों से अगेंस्ट अगर बिजनेस ने एक्टिविटी की या किसी पार्टनर ने एक्टिविटी की तो कोर्ट चाहे तो, जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो था 1:1:1, और जो बंदा ज्यादा पावरफुल था बिजनेस में उसने अपना शेयर ज्यादा निकाल लिया बिजनेस, या एग्रीमेंट में नहीं लिखा था कि किसी भी पार्टनर को सैलरी दी जाएगी और पार्टनर ऐसा जो सैलरी ले रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में जो लिखा है उसको फॉलो नहीं किया गया। इंटरेस्ट ऑन लोन मान लो लिखा हुआ 6% और किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है और वो 12% इंटरेस्ट ले रहा है फर्म से, तो दैट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट टूट रहा है या डीड ब्रेक हो रही है तो कोर्ट चाहे फर्म को बंद कर। अब कोर्ट चाहेगी कब, जब एग्रीमेंट टूटा तो कोर्ट को थोड़ी मानेगा कि एग्रीमेंट टूट गया, कोई ना कोई पार्टनर कंप्लेन करेगा। जब कंप्लेन करेगा तो कोर्ट जांच बैठाएगा और जांच होने पर अगर वो सच पाया गया तो चाहे कोर्ट तो उस मामले को सेटल करे, उस पर्टिकुलर पार्टनर को पनिश करे या फर्म को फर्म बंद कब होगी, जब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार एग्रीमेंट टूटा तो कोर्ट बोलेगा यार इनके यहाँ तो रोज का ही धंधा है, उठा के बंद करो। लेकिन 1 बार 2 बार में वो रिलीफ देता है कि भाई इसको करेक्ट कर लीजिए, बिजनेस को चलने दीजिए। रीजन देखो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, रतन टाटा है। टाटा जी ने अपना जो है उत्तराधिकारी, क्योंकि वो 94 ईयर के हैं, तो उन्होंने साइरस मिस्त्री को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उस साइरस मिस्त्री ने कुछ ऐसे चीजें की, ऐसी एक्टिविटी की कि उनको हटाना पड़ा। इट डजंट मीन कि कोर्ट ये कहते कि भाई टाटा का पूरा बिजनेस बंद। गड़बड़ हुआ, एग्रीमेंट टूटा, बट उसमें क्या उसको पेनल्टी दी गई, सामने वाले बंदे को बाहर किया, दूसरे को बैठाया। तो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट में कंडीशन ये है कि भैया अगर पनिशमेंट चल सकती है, तो ऐसा कोर्ट ने क्यों नहीं किया कि बंद कर दो। कोर्ट को मालूम है 2 करोड़ लोग उसमें जॉब करते हैं, अगर पूरा बिजनेस ठप करेंगे तो 2 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाएंगे। तो बेटर है कि भैया इसको पनिश को, एक बंदे की वजह से 2 करोड़ लोगों को सजा क्यों नहीं। तो दैट इज नोन एज ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। फिफ्थ क्या है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे मान लो 3 पार्टनर है ABC और A अपना शेयर जो है Z को बेच के चला गया, यानी बाकी 2 पार्टनर को मालूम ही नहीं है। ABC 3 पार्टनर है, ये आदमी क्या कर किया इसने चोरी छुपे, जो इसका शेयर था 321 मान, और इसने बिजनेस में लगा रखा था 1 करोड़। किसी Z को, जो Z बंदा था उसने इसको दे दिए 2 करोड़, तो इसने अपना शेयर क्या किया, बेच दिया। बारी बार इनको भावा नहीं लगी। कुछ दिन बाद Z आया एग्रीमेंट लेके, बोलिए भैया ये जो 3 हिस्सा है ना ये मेरा है। तो तुम हो कौन, तो वो एग्रीमेंट दिखा रहा होगा क्या, कागज, किसने अपना पूरा हिस्सा मुझे दे दिया है। ऐसी कंडीशन में ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, कोर्ट में नहीं, कोर्ट। और कोर्ट चाहे अंडर सेक्शन 44 पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते। पहले मार्केटिंग होती है, वो भी होती है।
फिर वो मार्केट का अलग केस लगेगा। एक तो टमाटर चलते हैं ना, वो यहाँ नहीं चलते, यहाँ वही बात करेंगे तो इसमें लिखा है। चलो आगे। परमानेंट लॉस बिजनेस अगर कंटिन्यू लॉस में चल रहा हो तो कोई एग्जांपल भी दे। जैसे आपका सत्यम ये कौन है? सत्यम कंप्यूटर्स करके एक कंपनी थी। जैसे उस समय भी आपका लेनोवो है या HCL है या LG है जो कंप्यूटर्स बना रहे हैं, ऐसे एक कंपनी थी सत्यम। वो एक्चुअल में 10 साल से लॉस में चल रही थी और उसके कंपनी के ऑनर उसको बैलेंस शीट में हर साल प्रॉफिट दिखा रहे हैं। तो बाद में ईडी की रेड पड़ी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, उन्होंने पूरा जांच किया तो पता चला कि पिछले 10 साल से घाटे में। उसके जो शेयर की वैल्यू 1000 रुपए बता रहे हैं, वो शेयर की वैल्यू 2 रुपया भी नहीं है। तो धड़ाम से एक झटके में वो पूरा सत्यम कंप्यूटर्स पूरा बिजनेस कोलैप्स कर गया। वो कोमा में नहीं गया, वो तो जेल गया। बाकी जो शेयर होल्डर थे वो कोमा में गए, जो सोच रहे थे कि मैं 2 करोड़ का मालिक हूँ, वो 2 करोड़ का मालिक है। इट इज नोन एज परमानेंट लॉस कि भाई लॉस चल रहा है पर हम दिखा रहे हैं कि बड़े अरबपति आदमी चल रहे हैं, बस बढ़िया झकास गाड़ी में अमूड़े में इतना कर जाए कि बालों बिक जाए। ठीक है ना, दैट इज नोन एज परमानेंट लॉस। बाल कौन खरीदेगा? ये जस्टिफाइड ग्राउंड ये कहाँ होता है? जस्टिफाइड ग्राउंड का मतलब है कहाँ है सर, कहाँ है? आज अपनी चला रहे हैं। इसके अलावा किसी भी कारण से कोर्ट को अगर लगता है कि इसे बंद कर देना चाहिए और तो कोर्ट बंद कर सकता। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल लिख सकते जस्टिफाइड ग्राउंड पर। एक ही रीजन आगरा गए हो? कहाँ? आगरा नहीं गए। नहीं गए? स्टेशन बस गए। कभी घूम आना, आप लेके चल। पागल खाना हट गया वहां से, हट गया, हट गया। ग्वालियर चला गया। आप ग्वालियर में तो है। चलो, पहले हाँ था सर। ध्यान दो, आगरा में जो ताजमहल है उसके सराउंडिंग, ध्यान से समझना, उसके सराउंडिंग 600 से ज्यादा कंपनियां थी, छोटी छोटी फैक्ट्रियां। ठीक, उनसे जो धुआं निकलता था, उनसे जो धुआं निकलता था उसकी वजह से 5-7 किलोमीटर के एरिया में जो ब्लैक क्लाउड बनते थे, उसकी वजह से जो एसिड रेन होती वो वहां होती थी। ध्यान से समझना, इस पॉइंट को समझा रहा हूँ, जस्टिफाइड ग्राउंड वाला। एसिड रेन हो रही थी, किसी टूरिस्ट ने कोर्ट में केस किया कि जो ताजमहल का संगमरमर है वो पीला पड़ रहा है। हाँ सर। तो कोर्ट ने जस्टिफाइड ग्राउंड पे, मतलब कोर्ट ने खुद जांच करवाई, पता चला कि एसिड रेन हो रही है। एसिड रेन का रीजन पता किया तो वहां जो फैक्ट्रियां हैं उनसे निकलने वाला धुआं उस पर्टिकुलर 6-7-10 किलोमीटर के एरिया में उसके क्लाउड बनते हैं और उसकी वजह से वो एसिड रेन होती है और संगमरमर काला पड़ता है। तो कोर्ट ने उनको 6 महीने का नोटिस दिया कि 6 महीने के अंदर या तो आप एयर ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ, समझना, जो आपकी चिमनी है उसमें से जो धुआं बाहर निकलेगा वो उन गैसेस को बाहर ना निकाले या उन गैसेस को डिसॉल्व कर दे जिनसे एसिड रेन बनता है, और या 6 महीने बाद हम आपकी दुकान में ताला मार देंगे, आपकी फैक्ट्री शट। तो दिस इज नोन एज जस्टिफाइड ग्राउंड कि कोर्ट को ये जस्टिफाइड लगा कि यार जो ताजमहल है वो 7 वंडर्स में आता है, नेशनल नहीं इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है, ये किसी कारण से नुकसान हो रहा है तो उसको हम क्लोज कर। तो इट इज नोन एज जस्टिफाइड। एग्जांपल में क्या है? ताजमहल एग्जांपल बोले ना, खाने के एग्जांपल में मान लो कोई बंदा ऐसा बिजनेस कर रहा है जिसकी वजह, एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे घर के बगल में मान लो एक नमकीन फैक्ट्री खोली, ठीक है ना, खुली है, एग्जांपल ले मान लो खोल ली, या बगल में जहाँ मनिया सर की कोचिंग है ऊपर किसी ने नमकीन फैक्ट्री खोल ली। अब उस नमकीन फैक्ट्री का जो वेस्ट वाटर है जब वो बहता है ना तो वो जरूरत से ज्यादा स्मेल करता है, ठीक है ना, जरूरत से ज्यादा। अब उसमें अगर प्रॉपर केमिकल मिक्सिंग न की जाए
यानी वो जो नाली से जब नाली में पानी जा रहा है तो वो बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है। अगर कोई कोर्ट केस कर देगा तो फैक्ट्री बंद हो सकती है ना। तो ये कुछ ग्राउंड कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से एग्जांपल में कार्य सर की कोचिंग कोर्ट को किसी भी कारण से अगर लग रहा है कि इसकी वजह से ह्यूमन बीइंग या उसके सराउंडिंग के लोगों को कोई प्रॉब्लम जनरेट होगी तो कोर्ट बिजनेस को क्लोज कर। वो तो समझ गया एग्जाम्पल ताज महल, नमकीन फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री। ये बहुत फन है। सही है, नमकीन फैक्ट्री लिखते हैं भाई अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री जो लोकल पब्लिक एरिया में आ जाए, पब्लिक एरिया में आप इंडस्ट्री नहीं बोल सकते, उसके लिए अलग होता है इंडस्ट्रियल एरिया। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिटी के बीच में नहीं हो सकती। हाँ भाई ताजमहल इंसिडेंट ऑफ एसिड रेन, अरे इतनी जगह नहीं है सर, लिखना था एग्जाम। इफेक्ट ऑफ एसिड रेन इन ताजमहल, अरे ताजमहल इंसिडेंट पे ऑफ लिख रही है क्या? नहीं कॉपी है और फैक्ट्री बताइए। इंडस्ट्री इन populated area, industries in populated area। अभी तो हमारे कोचिंग के ऊपर बता कोई एग्जांपल देने का याद है। कोई भी इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पब्लिक एरिया में नहीं हो सकती। उसको तक तो कॉल नहीं लगा पा रही हूँ, बंद करा और कुछ नहीं। हम जीते, हम पिक्चर देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी स्कूल इतना भी नहीं है नेशनल हाईवे में नहीं हो सकता। नेशनल हाईवे लॉ है, नहीं हो सकता। 20 साल में कौन बनाएगा? नेशनल हाईवे में होने का मतलब, तो है नेशनल हाईवे में होने का मतलब रोड में नहीं होना है, रोड के बगल में उसको नेशनल हाईवे बोलेंगे। जैसा सीएमए है, सिंधु है, सिंधु वालों के ऊपर क्यों सिंधु के ऊपर तलवार लटकी हुई है जिस दिन उस पर ताला लग गया। आपने गौर किया सीएमए स्कूल का गेट अब मेन रोड पे नहीं खुलता, पीछे साइड से खुलता है। क्राइस्ट ज्योति स्कूल का गेट फ्रंट पे नहीं खुलता, बैक साइड में खुलता है, बैंक कॉलोनी की तरफ। रीजन क्या है? कोर्ट ने उनको ये बोला जब छुट्टी होती है बच्चे बाहर आते हैं नेशनल हाईवे, इट इज नॉट अलाउड। लेकिन अभी सीएमए ने सिंधु ने इसका इस प्रॉब्लम का सलूशन अभी नहीं निकाल पाया है। कहाँ है सिंधु स्कूल? रीवा रोड पुल के पास ना सर स्कॉलर सोमवार हम नहीं जाते हैं। उसको बोल के वाले तो मैं बताऊं। सर स्कॉलर हम काहे नहीं बंद हो रही है? क्या बंद हो रहा है? मैं मना रही हूँ। खुद निकल जाएगी सर, पढ़ रही है उस स्कूल के बारे में बोल रही है। हम तो पढ़ चुके हैं यार। सुन पढ़ा लिखा है अल्लाह। रिटायरमेंट के सेकंड सारे चैप्टर से कितने 2-4 है ना बस।